नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से यूजी, पीजी, नेट, बीएड, बीटीसी, एमएड, नेट, जेआरएफ या किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें शिक्षा शास्त्र विषय के टॉपिक्स इंक्लूड हैं, तो आप चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। लास्ट क्लास में हमने प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ा था कि प्रकृतिवाद कैसे आदर्शवाद का विरोध करता है, किन चीज़ों को वो ज़्यादा महत्व देता है, किन चीज़ों को नहीं देता है। उसी सीरीज में आगे चलते हुए आज हम पढ़ेंगे यथार्थवाद के बारे में। तो यथार्थवाद को हम लोग इंग्लिश में रियलिज्म बोलते हैं। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो अरस्तू हैं। अरस्तू के बारे में जान लो कि अरस्तू जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो का शिष्य था अरस्तू। और प्लेटो जो शिष्य था वो था सुकरात का। मतलब सुकरात ने क्या दिया था, ये भी आदर्शवादी थे, और आदर्शवाद को ये उस दिशा में नहीं ले जा पाए जहाँ जाना चाहिए था। तो इस चीज़ को लेके गया था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तू। तो इसलिए जो यथार्थवाद है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि आध्यात्मिकता की ओर ले जाती हैं, लेकिन जो ये मेन दर्शन है ये पदार्थवादी दर्शन है। इसकी अगर मीनिंग निकालें तो ये रियलिज्म जो शब्द है वो रेस शब्द से बना है। जो रेस शब्द का अर्थ निकल के आता है वो वस्तु या पदार्थ होता है। तो जैसे कि आदर्शवाद में मनस की सत्ता स्वीकार की गई थी, प्रकृतिवाद में प्रकृति की सत्ता स्वीकार की जाती है। यहाँ पे पदार्थ की सत्ता यानी मैटर्स को एक्सेप्ट किया जाता है। ये कहते हैं कि जो संसार बना है, ये जो भी ब्रह्मांड है, जो भी है, वो सारी चीज क्या है, ये जो मैटर्स हैं इनके क्या होता है, इंटरेक्शन का परिणाम है कि आपस में ये मिलते हैं, उसके कारण ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, प्रकार के। तो मेन दो प्रकार है, एक नव्य यथार्थवाद, दूसरा वैज्ञानिक यथार्थवाद। नव्य यथार्थवाद क्या होता है कि किसी भी चीज के दो गुण मानता है। कोई भी चीज होगी, एक वस्तु होगा और एक उसका गुण होगा, और दोनों को वो स्वतंत्र मानता है। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, सॉरी, दोनों अलग अलग चीजें मानता है। ऐसा नहीं कि एक चीज को जान लोगे तो दूसरी चीज को आप नहीं जान पाओगे। इसलिए ये दर्शन क्या होता है कि वस्तु और गुण दोनों इनके यहाँ स्वतंत्र बातें हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपका सूरज का ज्ञान है तो जाहिर सी बात है आप उसकी रोशनी का भी आपको ज्ञान होगा। सूरज का जो मेन गुण क्या है भाई, वो हमें रोशनी देता है, और सूरज क्या है, एक वस्तु है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक यथार्थवाद की। तो ये क्या होता है, ये भी दो गुण लेके चलता है, एक प्राइमरी और एक होता है अनुसांगिक, या जिसको हम बोल देते हैं गौण कह लीजिए। लेकिन इसकी डिफिनेशन ये होती है कि प्राथमिक गुण वस्तुनिष्ठ होते हैं, जिसको हम सामान्यीकृत कर सकते हैं, जो सबके लिए होते हैं। जैसे बुद्धि सब में होगी, चाहे कम या ज्यादा मात्रा में। और जैसे इन्होंने कहा कि अनुसांगिक गुण यानी व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, कि आपको किसी चीज को देखने का आपका क्या नजरिया है। जैसे मैंने कहा कि बुद्धि कम या ज्यादा सब में होती है, फिक्स है। लेकिन आप किसी सामने वाले को देख रहे हो, उसके अंदर ज्यादा भी बुद्धि है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, उसके अंदर कम है, आपको लग रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं ये व्यक्तिनिष्ठ हो जाती हैं। अब बात करते हैं इस दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा की बात करें। तो जैसे पहले ही कहा कि ये पदार्थों से निर्मित संसार को सत्य मानता है। अगर इसकी मेटाफिजिक्स की बात करें तो सीधे से कहता है कि ये मैटर से बना है, और वही एक सुप्रीम अथॉरिटी इनके यहाँ मान लो। जैसे कि आदर्शवाद में मन था, प्रकृतिवाद में हमारे पास नेचर है, तो यहाँ पे जो है मैटर्स यानी जो द्रव्य हैं या पदार्थ हैं वो ही सब कुछ है। अब ज्ञान मीमांसा की बात करें कि ज्ञान किस प्रकार होगा, तो यहाँ मैंने ऊपर भी लिखा था कि इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष, यानी कि जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी हम इंद्रियों के माध्यम से समझ रहे हैं, वो सही सभी ज्ञान क्या है, शुद्ध है, और वही ज्ञान प्रमाणित है। मूल्य मीमांसा की बात कहते हैं कि मानव का हमें विकास करना है, ह्यूमन का जो भी है उसे हम डेवलपमेंट करेंगे, उसको हम उसकी रक्षा करना है, और सबसे बड़ी चीज की उसको हम सुखी बनाएंगे। और ये मानव को क्रियाशील बनाने की बात करता है, कि ना कि उसे कि भैया बैठ जाओ जीवन सुखमय है। अगर एक लाइन में कहा जाए यथार्थवाद कैसा दर्शन है, तो यथार्थवाद इस प्रकार का दर्शन है कि जो चीजें जैसे हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही हैं उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेता है, कि नहीं हमें उसमें कोई चीजें नहीं इधर उधर करनी है, कि भाई हमारे सामने मोर है तो मतलब मोर है, और नहीं है मतलब नहीं है। अब इसके कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो श्रव्य दृश्य साधनों, श्रव्य दृश्य साधनों, इसको हम बोलते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का प्रयोग करने वाला ये पहला दर्शन था। अगर याद हो प्रकृतिवाद में मैं एक चीज बताया था
कि जो प्रकृतिवाद था वो आईसीटी को लेके आया था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, लेकिन ये लेके आया था श्रव्य दृश्य साधनों को कि नहीं, हम टीचिंग एड्स का भी प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे हमारी शिक्षा और बेहतर हो जाए। दूसरी चीज थी वो व्यवसायिक शिक्षा, ये वोकेशनल एजुकेशन को लेके आया कि नहीं, व्यवसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए, उसके बिना जीवन को, क्योंकि ये पदार्थ मानते थे, तो पदार्थ क्या है, उसके उत्पादन को के भी बल देते थे, जितनी भी भौतिक चीजें हैं। तो उसके लिए क्या होगा, आपको शिक्षा होनी चाहिए, आपको व्यवसाय होना चाहिए, और सुखी बनाना चाहते थे, तो सुखी बनाएंगे जब आप खाएंगे कमाएंगे तब ना। अब बात कर लें शिक्षक कैसा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शिक्षक को पथ प्रदर्शक के रूप में रखा गया कि प्रकृतिवाद में जहां उसको एकदम लो कर दिया गया था, यहाँ पे उसके स्थान को उठा दिया गया, फिर से अच्छा कर दिया गया, थोड़ा बेहतर किया, एकदम नहीं, लेकिन कहा गया कि उसे अपने विषय में महारथ यानी मैस्ट्री हो। दूसरी चीज वो कम से कम, मतलब जो मिनिमम हो, 2 विषयों का ज्ञाता हो, यानी जो शिक्षक बनने की नीड रख दी, क्वालिटी रख दी कि एटलीस्ट वो 2 विषयों का ज्ञाता हो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसका जो दृष्टिकोण हो वो वैज्ञानिक हो, यानी साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचे समझे। दूसरी चीज कि वो मनोविज्ञान का ज्ञाता हो, मनोविज्ञान का ज्ञाता होगा तो बालकों की क्या नीड है, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, उस चीज को समझ पाएगा। और ये आगे कहते हैं कि वो बालक में भी क्या करेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाएगा, या कह सकते हो कि उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डेवलप करेगा। और एक बात है कि ये शिक्षक के प्रशिक्षण को एक्सेप्ट करता है, कि शिक्षक को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और इस चीज को हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन में पहले एक्सेप्ट किया गया था कि भाई शिक्षक को भी प्रशिक्षण की जरूरत है, तो ये चीज हमारे यहाँ बौद्ध दर्शन में कही जाती है। अब अगर हम छात्र की, देखो पहला पॉइंट हमारा शिक्षक हो गया, दूसरा हमारे पास छात्र यानी हमारा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे इस दर्शन में कि शिक्षक को आदर्शवाद की जितना स्थान नहीं दिया गया, लेकिन प्रकृतिवाद जितना निम्न भी नहीं। तो यहाँ पे छात्र क्या हो, इस छात्र क्या है हमारा, सीखने वाला है। भाई जब सीखने वाला होगा तभी तो हम सिखाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज इन्होंने छात्र की क्वालिटी बताई कि छात्र के अंदर एटलीस्ट कुछ गुणों को हमें विकसित करना है या उसके अंदर होने चाहिए। तो जैसे इन्होंने कहा शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर। अब शक्ति क्यों हो, किस प्रकार की हो, कि शारीरिक हो, स्वास्थ्य हो, जिससे शारीरिक भी हो और वो स्वस्थ भी हो, यानी अच्छा हो, जिससे क्या हो कि वो सुखों का भाई उपयोग करना, जैसे कहते हैं ना कि मानव को सुखी बनाना है। तो अगर आप हेल्थी होंगे, वेल्थ होंगे, तभी तो सुख का यूज कर पाएंगे। पता चला बीमार पड़े हैं, दवाई खा रहे हैं, दवा खाना तो किसी को पसंद नहीं होगा, खैर मुझे भी नहीं है। दूसरा गुण हमें उसमें विकसित करेंगे साहस का, कि आपके अंदर साहस हो चीजों का सामना करने के लिए। तीसरा गुण हम आपके अंदर विकसित करेंगे संवेदनशीलता का, या होना चाहिए कि आप चीजों को लेकर सेंसिबल रहें, कि चीजों को सही अर्थों में समझें, किसी भी चीज का दुरुपयोग करने से बचें, किसी भी जीव को हानि न पहुंचाएं। और लास्ट में है बुद्धि। बुद्धि क्यों है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति तभी तो की जा सकती ना, बुद्धि नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेंगे। और ये रहेगी तभी आप क्या करेंगे, दूसरों को भी शिक्षित करेंगे। तो ये 4 गुण बालक में एटलीस्ट होने चाहिए थी, नहीं तो हमें क्या करना था, हम उसके अंदर डेवलप करेंगे। देखो प्रकृतिवाद में क्या था, शिक्षक के स्तर को गिरा दिया गया था एकदम से, उसको इतना गिरा दिया गया था कि जैसे उसकी कोई रोल ही ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, शिक्षक के स्तर को थोड़ा उठा दिया गया, बहुत तो नहीं उठाया गया था एकदम टॉप पे जैसा आदर्शवाद में था, पर इतना उठा दिया गया कि जैसे कुछ इनके यहाँ जो फिलोसफर हैं वो कहते हैं कि बालक जो है कटीली झाड़ियों के समान होता है, और शिक्षक क्या है, माली की जैसा है कि उसको काट पीट के सही दिशा में ले जाएगा। तब हम पाठचर्या की बात कर ले, इनके यहाँ कैरिकुलम कैसा है, इनका जो कैरिकुलम था ना बहुत व्यापक था। व्यापक का मतलब ये समझ लो कि इसमें कि वो सारे विषय आ जाएं कि जिससे छात्र अपनी रुचि, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चुनाव कर सके। इसलिए किसी एक विषय को यहाँ बता पाना संभव नहीं है। तो मतलब इसमें आप जितने भी विषय रखना चाहें, कि गणित रख दीजिए, विज्ञान रख दीजिए, भूगोल रख दीजिए, उन सारे विषयों को रख सकते थे। तो इसीलिए क्या था, यहाँ पे कैरिकुलम बहुत ब्रॉड था।
और इसमें एक चीज का ध्यान देना था कि जब हम कैरिकुलम को बनाएंगे तो सामाजिक आवश्यकता को हम ध्यान में रखेंगे। कि समाज की क्या नीड है, इस चीज को हम समझेंगे कि भाई सिलेबस को हमको सिर्फ पटचर्या को हमको सिर्फ बड़ा या व्यापक नहीं बनाना है कि भाई बालक के लिए उपयोगी हो। एटलीस्ट बालक को समाज में रखना है, बालक को समाज में रहेगा तो वो पाठ्यचर्या ऐसी हो कि भविष्य में समाज के लिए भी उपयोगी हो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि समाज की आवश्यकता के अनुसार हमें इसकी पाठ्यचर्या को डेवलप करना होगा। अब टीचिंग मेथड की बात कर लें। तो इन्होंने थॉर्नडाइक जो थे पिल्ली वाले, तो थॉर्नडाइक की जो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी थी उस चीज को ये एक्सेप्ट करते हैं। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी का मतलब ये है कि बालक के सामने ऐसा माहौल बना दो कि बालक सीखने के लिए क्या हो, तैयार हो जाए। अगर थॉर्नडाइक की थ्योरी याद हो तो उसमें 3 बातें थी कि भाई तत्पर होना चाहिए, ठीक है, अभ्यास हो और लास्ट में प्रभाव। तो ये खैर उनके 3 नियम थे। तो यसार थ्योरी को यहाँ पे लागू किया जाता है। दूसरी चीज थी जो स्किनर थे, स्किनर का जो अभिक्रमित अनुदेशन, जिसको हम प्रोग्राम लर्निंग बोलते हैं, शार्ट में लिख देते हैं पीएल, प्रोग्राम लर्निंग, कि बालक के सामने चीजों को हम छोटे छोटे रूपों में रखेंगे जिससे बालक क्या करे, अपनी गति, अपने इच्छानुसार अपने अभ्यास से क्या करे, चीजों को सीख सके, समझ सके। तो 2 चीजें हो गई कि ये थॉर्नडाइक के स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी को लेते हैं और दूसरी स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत को लेते हैं। और इसके अलावा क्रिया के द्वारा वैज्ञानिक माध्यम, इन सारी विधियों को, जिसमें बालक को क्या करे कि खुद अपनी चीजों को सुधार कर सके, करके सीखने पे बल देते थे। और ये दर्शन पहला था जहां पे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया गया। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कैसे समझ लो। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, जैसे बालक के सामने एक शिक्षण सूत्र का उदाहरण दे रहे हैं, सरल से जटिल। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण को और अच्छा प्रभावी बना देते हैं। अब जैसे अगर हम बालक के सामने अचानक, जैसे कक्षा 2 का बालक है, उसके सामने हम कक्षा 5 की समस्या रख देंगे, वो कभी नहीं सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर स्तर हम धीरे धीरे बढ़ाएं कि पहले उसे हमने छोटी चीजों में रखी कि भाई पहले उसे एटलीस्ट नंबर सिखाएं, तब तो वो चीजों को सीखेगा। पहले वो नंबर समझे, फिर उसको कितने नंबर्स तक वो समझ पाया ये ध्यान दें, फिर उसमें फिर जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी चीजें समझाएं। विद्यालय की बात करें तो विद्यालय को एक्सेप्ट करते थे और उन्होंने कहा कि अलग अलग जो विषय हों, ठीक है, अलग अलग विषयों के लिए ये अलग अलग विद्यालय की बात करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही विद्यालय में सारी शिक्षा आप दे दें। भाई इंजीनियरिंग का कॉलेज है तो इंजीनियरिंग की दो, मेडिकल का है तो मेडिकल का दो। इनका सीधा सा कहना था कि किसी भी एक स्कूल में सारी शिक्षा नहीं दी जा सकती। भाई अलग अलग शिक्षा देनी है तो हमें अलग अलग स्कूल स्वीकारने होंगे। और इसी में इन्होंने कहा कि चूंकि ज्ञानेंद्रियां, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके यहाँ प्राइमरी है एजुकेशन के लिए या नॉलेज के लिए, तो इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी दो कि इनको डेवलप कर सके। यानी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की बात करते हैं। अगर इनके अनुशासन की बात करें तो ये वस्तुनिष्ठ अनुशासन की बात करते थे। किसी भी प्रकार का दंड नहीं होता था और छात्र क्या हो कि वातावरण के से समायोजन करना सिखाया जाता था। यानी जो भी चीजें, मतलब शारीरिक दंड का यहाँ पे विधान नहीं था कि जो भी चीजें होंगी वो सबके लिए बराबर होंगी, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होगा। लेकिन मेन सिखाया जाता था अनुशासन में कि आप चीजों को समायोजन करना सीख लें। अब इसके कुछ फैक्ट्स या कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें तो यथार्थवादी क्या होते थे, विवेक के स्तर एक्सेप्ट किए कि जो आपकी इंटेलिजेंस है उसके 3 स्तर। तो इन्होंने सबसे पहला जो माना था वो था इंद्रिय ज्ञान, ये पहला था। दूसरा था तर्क बुद्धि,
तीसरा कल्पना ज्ञान। क्योंकि इस दर्शन में इंद्रिय ज्ञान को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था, तो जो प्राइमरी होता था सीखने सिखाने के लिए, तो कहें कि भाई इसका नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो लेकिन इसको क्या होता था कि इसे लो लेवल पे माना जाता था। ये अगर स्तर की बात करें तो ये लो पे था, ये लो, ये मीडियम और ये हाई। तो अब इनमें अंतर क्या है कि भाई इंद्रियां तो इनके यहाँ ज्ञान का प्रथम द्वार माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके भौतिक पदार्थों के ज्ञान के लिए ये ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम सोसाइटी में आ जाते हैं, हम किसी चीज की तर्क वितर्क करते हैं, तब हमें इस नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और कल्पना ज्ञान को इस तरह समझ लो कि जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी अमूर्त ज्ञान, उसको हम पुनः क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म से उसे कंक्रीट फॉर्म में लाते हैं, यानी मूर्त फॉर्म में जो लाने की प्रक्रिया होती थी वो हमारा कल्पना ज्ञान होता था। यानी तो ये लो हो गया हमारा कौन सा, इंद्रिय ज्ञान। तर्क बुद्धि मीडियम में हो गया, जो हम यूज करते हैं ज्यादातर। और कल्पना ज्ञान हो गया कि जो हम अमूर्त थिंकिंग हमारी होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, उसको हम कैसे सजीव रूप में या कंक्रीट रूप में सामने ला सके। अब अगर बात करें इसमें कुछ अगले पॉइंट्स पे, तो रूस में क्या होता है कि यहाँ सामूहिक जीवन को इसका एक अंग माना जाता है, क्योंकि ये समाज की बात करते हैं, समाज को एक्सेप्ट करते हैं, प्रकृतिवाद जैसा विरोध नहीं करते। तो रूस जो देश है वो सामूहिक जीवन को, जो लोग साथ में रह रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट करता है। दूसरी चीज यहाँ थी कि शिक्षक की एक क्वालिटी और एक्सेप्ट करते हैं कि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो, अच्छी खासी स्किल हो, कि वो संप्रेषण करने में एकदम एक्सपर्ट हो। दूसरी चीज वो कहते थे यथार्थवादी कि जो शिक्षा है यानी एजुकेशन पर किसका कंट्रोल हो, राज्य का। यानी शिक्षा जो हो वो फ्री ना हो, ये अपनी मर्जी से चलता रहे, राज्य का उस पर नियंत्रण होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं तो ये भारतीय दर्शन में सिमिलरिटी रखता है, जिसको हम बोलते हैं न्याय, वैशेषिक और जैन। जब हम इंडियन फिलोसफी में, चूंकि आप लोगों के सिलेबस में जैन दर्शन है, तो जैन दर्शन भी पदार्थवादी दर्शन है, उसमें भी तत्वों को माना जाता है, ना कि किसी पारलौकिक जगत की बात करते हैं कि नहीं अध्यात्म की चीज है। वो भी पदार्थवादी है, उसमें भी 7 तत्व स्वीकार किए जाते हैं। तो यहाँ भी तत्व स्वीकार किए जाते हैं। तो हम फिर कहेंगे, जैसा हम कहते हैं कि भाई ये पाश्चात्य का क्या है, न्याय है, वैशेषिक है, या जैन कह देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये भारत का क्या है, जैन है। नहीं, हमारा अपना दर्शन है, अपना स्वतंत्र निकाय है। तो यथार्थवाद यहीं पे खत्म होता है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रयोजनवाद के लिए होगी। प्रयोजनवाद के बाद इसमें अस्तित्ववाद, और अस्तित्ववाद के बाद मार्क्सवाद। ये तो नेट का सिलेबस हो गया। इसके अलावा जो अदर यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसमें मानवतावाद है, इंक्लूड है। तो मतलब अगली जो क्लासेस चलेंगी उसमें हम प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और मानवतावाद को कवर करेंगे। और एक बार फिर कहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक इस पर रेगुलर अपडेट होता है। धन्यवाद।